नाउ सबसे पहले तो जो इंडो पैसिफिक टर्म है ये एक बायो जियोग्राफिक टर्म है ऑफ द अर्थ सीज। ये आप देख रहे हैं आपके सामने हमारी धरती है, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आप देखोगे ये है इंडियन ओशन और ये है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। आगे यहाँ पे है कौन सा ओशन है, ये अटलांटिक ओशन। तो जब हम इंडो पैसिफिक कहते हैं तो ये जो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया है ना, इस सब को हम कवर कर रहे हैं। ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका का बहुत सारा रीजन, उसके अलावा ओमान का बहुत सारा रीजन, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है जहाँ पे ग्वादर आता है, पाकिस्तान ईरान का कोस्ट लाइन, ये जो सारा एरिया है ये सब हम इंडो पैसिफिक के अंडर कवर करते हैं। और आज के टाइम में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स, चाहे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, मोदी जी हो, शिंजो आबे, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, वेरियस वर्ल्ड लीडर्स एशिया पैसिफिक की जगह इंडो पैसिफिक कहना पसंद करते हैं। रिसेंटली जापान के ओसाका में जो G20 समिट हुआ है वहाँ पर भी आपने देखा होगा, जब जाए कंट्रीज जो है जापान, इंडिया, USA, इनकी ट्रायलेटरल मीटिंग हुई थी, उसमें भी उन्होंने इंडो पैसिफिक का मेंशन किया और उसके अलावा G20 समिट में काफ़ी बार इंडो पैसिफिक बार बार दोहराया गया। ना इसका रीज़न क्या है, सिंपली मैं अगर आपको बताऊं, देखिए USA के लिए इंडो पैसिफिक जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडो पैसिफिक से वो बेसिकली एक बहुत ही बड़े रीजन को चाइना से डीहाइफनेट कर देते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम एशिया पैसिफिक कहते हैं तो एशिया पैसिफिक का अर्थ क्या है, पैसिफिक ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रशांत महासागर आ गया, पैसिफिक। अब जब हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया तो यहाँ से टर्की से लेकर यहाँ पे जापान तक फैला हुआ है। तो सिमिलरली एक एजम्पशन आ जाती है कि इंडिया का यहाँ का जो रीजन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है ये सब भी इसमें आ जाता है। और जब हम एशिया कहते हैं तो एशिया में ऑब्वियसली आज के टाइम में सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है, चाइना है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री कौन सा है, चाइना। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं रशिया, मगर रशिया की हालत भी काफ़ी ख़राब है, उस पर एक अलग वीडियो कभी बना सकते हैं हम। मगर ओवरऑल एशिया में आज के टाइम में जो सेंट्रल पावर है वो चाइना है। तो जब हम एशिया पैसिफिक कहते हैं जियो पॉलिटिकल टर्म्स में, तो हम बहुत ही आप कह सकते हैं इन अ इनडायरेक्ट वे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको एलिवेट करते हैं, उसको बढ़ावा दिखाते हैं। USA के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे रीजन को इंडो पैसिफिक कहना, ताकि यहाँ पर चाइना की जो डोमिनेंस है वो शब्दों में इनडायरेक्टली बयान ना हो। ये साइकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और USA ने काफ़ी कोशिशें करी है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स कि इंडो पैसिफिक टर्मिनोलॉजी हर जगह इस्तेमाल हो। वो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं। आप अगर इस बात से हैरान हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके सामने रिपोर्ट है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट। जी हाँ, USA का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो अलग से 50 पन्नों की रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट। ये 2017 से शुरू हुआ था और आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट पेज है और यहाँ पे इसकी डेट भी मैंशनड है। नाउ इस रिपोर्ट में जो भाषा इस्तेमाल करी गई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और अजीब बात मुझे ये लगती है कि काफ़ी बार लोग जियो पॉलिटिक्स को पढ़ते वक्त इन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे बिल्कुल भी नज़र नहीं डालते, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट से ही जो महाशक्तियाँ होती है उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, उनकी क्या पॉलिसी है, उसके बारे में आपको क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस मिलता है। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो इसके पहले पेज पर ही एक बहुत ही क्लियर इन्होंने इंडिकेशन ये दिया है, इन्होंने क्लियरली ये मैंशन कर रखा है कि इंडो पैसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए एक प्रायोरिटी थिएटर है। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता है उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता, क्योंकि यहाँ पर एक कुछ लगा हुआ, सीधा लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ प्रायोरिटी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आगे फिर USA ये भी कहता है कि USA बेसिकली एक पैसिफिक कंट्री। ऑब्वियसली आप अगर मैप में देखोगे तो USA पैसिफिक ओशन के ज़्यादा करीब है। आप ये भी कह सकते हैं कि USA एक अटलांटिक कंट्री है, मगर सिंस USA का जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो पैसिफिक ओशन से गुजरता है, तो USA यहाँ पे खुद को कह रहा है कि USA एक पैसिफिक देश है। मगर वो ये मानते हैं कि इंडो पैसिफिक जो उनके नेबर्स है, जिसमें इंडिया आता है, इंडोनेशिया आता है, फिलीपींस आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, उनके साथ इनका अनब्रेकेबल बॉन्ड है, एक शेयर्ड हिस्ट्री है, कल्चर की, कॉमर्स की, और यहाँ पर वैल्यूज़ भी लिखा है, मतलब कि डेमोक्रेसी की। और इस पेज के सेकंड पैराग्राफ में ही USA सीधा चाइना को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देता है। USA यहाँ पर यह कह रहा है कि हमारा ये मानना है कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये ओपन होना चाहिए ट्रेड के लिए। किसी को यहाँ पे शिप कहीं भी भेजनी हो, किसी को यहाँ पे मूवमेंट करनी हो, तो उनको बिना
फियर के ये करने की आज़ादी होनी चाहिए। देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। और इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए यूएसए क्लियरली मेंशन करता है कि एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी खड़ी हो रही है इस पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक में, दो अलग वर्ल्ड ऑर्डर विजन्स के बीच में। मतलब कि एक वर्ल्ड ऑर्डर विजन ये कहता है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर विजन यूएसए का है जो कहता है कि सबके लिए यहाँ पे ओपन स्पेस होना चाहिए। फिर ये कैटेगोरिकली लिखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर द लीडरशिप of the Chinese Communist Party seeks to reorder the region to its advantage by leveraging military modernization, influence operations, predatory economics to coerce the nations। तो यूएसए यहाँ पे सीधा सीधा ये कह रहा है कि इंडो पैसिफिक में चाइना अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है मिलिट्री की मदद से, इकोनॉमी की मदद से, जैसे हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज को लोन देकर उनकी ज़मीन हड़पना, और इन्फ्लुएंस ऑपरेशन से। तो यूएसए के लिए इंडो पैसिफिक सीधा सीधा एक चेतावनी है चाइना को। मैं कहूँगा ऑलमोस्ट यूएसए यहाँ पे इंडो पैसिफिक टर्म यूज़ करके चाइना को कन्फ्रंट कर रहा है कि चाइना का इस रीजन में डोमिनेंस नहीं रहने वाला, और यूएसए हर जगह चाइना को चैलेंज करेगा जहाँ तक इंडो पैसिफिक की बात आती है। और अगर चाइना सोच रहा है कि वो यहाँ पर ज़मीन हड़प के या फिर मिलिट्री बिल्डअप करके अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करके इस रीजन में कंट्रोल पा लेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। और इतना ही नहीं, आगे इस रिपोर्ट में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए का ये भी लिखता है कि इंडो पैसिफिक यूएसए के भविष्य के लिए सिंगल मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रीजन है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी रीजन को यूएसए आज के टाइम में दे नहीं रहा, क्योंकि यूएसए का भविष्य यहाँ पे जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप इस रीजन को देखोगे तो यहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही है। ओवरऑल दुनिया की आधी आबादी आपको इंडो पैसिफिक में मिलेगी। उसके अलावा दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश चाइना, दोनों आपको यहाँ पर मिलेंगे। लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इंडोनेशिया आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा अमंग द 10 लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, जो लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मीज है दुनिया भर में, उसमें से 7 तो आपको इंडो पैसिफिक में मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पे इंडो पैसिफिक में 6 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। कौन कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया और यूएसए। जी हाँ, रशिया भी इंडो पैसिफिक में आता है। ऑब्वियसली आप अगर मैप पे देखेंगे तो ये यहाँ पर ये है रशिया, और रशिया का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में। इवन दो रशिया ने आज तक कहीं भी किसी भी इंटरनेशनल फोरम में चाइना को गुस्सा ना दिलाने के लिए इंडो पैसिफिक टर्म का यूज़ नहीं किया। चाइना और रशिया आप देखेंगे हर जगह एशिया पैसिफिक ही बोलते हैं। तो सब के अलावा इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि दुनिया के जो 10 बिजिएस्ट सी पोर्ट्स हैं यहाँ पर हैं। 60% जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड होता है वो यहाँ से होता है। तो ये रीजन हर लिहाज से दुनिया पे आपको अगर डोमिनेंस करनी है, दुनिया में अपनी प्रेजेंस महसूस करानी है, तो इंडो पैसिफिक उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस रिपोर्ट में बहुत ही खूबसूरती से इंडिया का भी मेंशन किया है कि इंडिया यूएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। और ऑब्वियसली आप जो ये टर्मिनोलॉजी का नाम ही देखेंगे इंडो पैसिफिक, उससे इंडिया की काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इंडो पैसिफिक जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए मैं कहूँगा फ्री के पॉइंट्स हैं। ये हमने कमाए नहीं है, बस हमको मिल गए हैं। यूएस ने डिसाइड किया कि इंडो पैसिफिक को प्रमोट करेंगे। इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक। इंडियन ओशन में आज भी सबसे ज़्यादा दबदबा इंडियन नेवी का है। हालांकि चाइना यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, मगर जिस तरीके से इंडियन नेवी आज के टाइम में मॉडर्नाइज कर रही है, इंडिया का ही इन्फ्लुएंस रहने वाला है। तो इससे ऑब्वियसली अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट अहमियत पूरी दुनिया के सामने रखी जाती है, और यूएसए इसको हर स्टेज पर एडवर्टाइज भी कर रहा है। नाउ यूएसए ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक को बेसिकली एक एंटी चाइना टर्म कॉइन कर रहा है। ठीक है, जिस तरीके से वो इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हमने अभी तक पढ़ा, वो काफ़ी हद तक चाइना को इंडो पैसिफिक कह के टारगेट करना चाहते हैं। मगर क्या इंडिया इसके साथ है? क्या इंडिया भी यहाँ पर इंडो पैसिफिक के यूज़ को अगेंस्ट चाइना ही देखता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली बात ये जान लो कि इंडो पैसिफिक शब्द सामने आया कैसे। इसका जो ओरिजिन है बहुत पुराना है। आज से कई साल पहले, ऑलमोस्ट एक सेंचुरी पहले, जर्मन जियोपॉलिटिशियन थे कार्ल हॉशफोर। इन्होंने अपने एकेडमिक वर्क में ये टर्म यूज़ करी थी। ये जर्मन में लिखा है, इसका इंग्लिश में मतलब होगा इंडो पैसिफिक रीजन या इंडो पैसिफिक रेल्म। उसके बाद से ये टर्म कभी भी यूज़ नहीं करी गई अंटिल 2006
2007 में गुरप्रीत खुराना नाम के इंडियन नेवी के ऑफिसर ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में प्राइमरली इन्होंने ये टाइटल दिया था कि इंडो पैसिफिक रीजन में हमको मैरीटाइम स्पेस स्ट्रेच करना होगा। अब ये जो टर्म था ये 2017 में जो यूज़ किया गया, इसको जापान की गवर्नमेंट ने पिकअप कर लिया। फिर उसके बाद शिंजो आबे जब 2007 में अगस्त 2007 में इंडिया में आए तो इंडियन पार्लियामेंट में दिए गए स्पीच में ये कहा कि इंडो पैसिफिक पे हमको फोकस करना होगा। तब से ये जो वर्ड है धीरे धीरे जो राइटर्स हैं उन्होंने और पिकअप करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं कहूँगा इस टर्मिनोलॉजी को ऑफिशियली एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला जब मोदी जी यूएसए गए और डोनाल्ड ट्रंप से वहाँ पर मिले, और जो यूएसए और इंडिया की जॉइंट स्टेटमेंट्स थी उसमें ये सामने आया, एज रिस्पॉन्सिबल स्टूअर्ड्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ये यूएस इंडिया दोनों खुद को कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी agreed that a close partnership between India and USA is central to peace and stability in the region। तो बेसिकली 2017 तक दुनिया के सामने ये क्लियर कर दिया था कि इंडो पैसिफिक में हम लोग शांति और स्थिरता कायम करने के लिए इकट्ठा काम करने वाले हैं और ये एक पार्टनरशिप होने वाली है। मगर आप नोटिस करेंगे कि जो इंडिया की अलग से स्टेटमेंट आती है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अलग से कहते हैं या फिर जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर अलग से बात करते हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है और वहाँ पे कहीं भी चाइना के अगेंस्ट इंडिया का कोई भी सेंटेंस आपको नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल रिसेंटली 2018 में शंग्रीला डायलॉग जो हुआ था सिंगापुर में, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा था कि द इंडो पैसिफिक रीजन इज़ ए नेचुरल रीजन, ये एक नेचुरल रीजन है, यहाँ पर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ है, चैलेंजेस हैं। मगर जो इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रेटजी है इंडिया के लिए, ये किसी भी देश के अगेंस्ट नहीं है। तो इंडिया ने इवन दो यूएसए के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक का यूज़ किया है, मगर अलग से इंडिया बार बार ये मेंशन भी करता आया है कि जब हम लोग इंडो पैसिफिक कहते हैं तो हम चाइना को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे, हम ओवरऑल बस रीजन में स्टेबिलिटी कायम करना चाहते हैं। इससे इंडिया की कॉशियसनेस दिखती है और इससे इंडिया की डिप्लोमेसी में मैच्योरिटी भी दिखती है कि इंडिया सीधा यूएसए का एक पपेट नहीं बनना चाहता इस रीजन में जो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। इंडिया बहुत ही स्मार्टली जो यूएसए की तरफ से इंडो पैसिफिक जो टर्म आई है उसका यूज़ करके खुद का स्टैचर दुनिया में बढ़ा रहा है और साथ ही साथ चाइना को ये भी कह रहा है डायरेक्टली कि चाइना के खिलाफ उनके कोई भी इंटेंशंस नहीं है। और रिसेंटली जब यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो इंडिया आए थे तो उस वक्त भी जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, जो कमाल के डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, On the Indo-Pacific, the big point I made was that the Indo-Pacific is for something, not against somebody। ये किसी के खिलाफ नहीं है, and that something is peace, security, stability, prosperity and rules। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने आज भी बहुत ही एक कॉशियस रुख अपनाया है। इसका रीज़न है ये भी हो सकता है कि इकोनॉमिकली मिलिट्री एक्सपेंडिचर में आज भी हम चाइना से कोसों पीछे हैं, और एक रीज़न यहाँ पे ये भी है कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन चाइना से नहीं चाहते। चाइना एक थ्रेट है यूएसए की डोमिनेंस पर। इंडिया को ज़्यादा कुछ अभी के लिए चाइना से खतरा नहीं है, इन द फ्यूचर हो सकता है नेपाल को लेकर और वेरियस और कंट्रीज़ की वजह से, मगर फॉर द टाइम बिंग इंडिया को इतना खतरा नहीं है। तो इसलिए इंडिया भी इंडो पैसिफिक को बहुत ही स्मार्टली यूज़ कर रहा है। बाकी आप अगर देखो जापान, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी हद तक फिलीपींस भी मैं कहूँगा, वो जब इंडो पैसिफिक कहते हैं तो वो हर बार इनडायरेक्टली चाइना को टारगेट करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जहाँ पे इस नई टर्मिनोलॉजीज़ को दुनिया भर की जो वेरियस कंट्रीज़ हैं किस तरीके से इंटरप्रेट कर रही हैं और इसको यूज़ कर रही हैं। नाउ आपके हिसाब से क्या इंडिया की स्ट्रैटेजी यहाँ पर सही है, या फिर यूएसए की तरह इंडिया को भी ओपनली इंडो पैसिफिक मेंशन करते वक्त चाइना को टारगेट करना चाहिए? क्या ये समय आ चुका है? तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड डू शेयर योर थॉट्स अबाउट दिस। दिस इज़ द एंड ऑफ द